एक बहुत ही अजीब सी, मतलब थोड़ा परेशान करने वाली बात है जो हमारे आसपास हमेशा दिखती है। हम सब ऐसे लोगों को जानते हैं जो अपने करियर में बहुत सक्सेसफुल हैं। हाँ, वो जो लाखों में कमा रहे हैं। हाँ, वही, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं उनके पास, वो शायद क्वांटम फिजिक्स समझ लेते हैं या बड़ी कंपनियों को चला रहे हैं, लेकिन महीने के आखिर में उनके बैंक अकाउंट का हाल बहुत बुरा होता है। बिल्कुल, वो अपनी अगली सैलरी का बस इंतजार ही कर रहे होते हैं। सही कहा। मतलब स्कूल और कॉलेज हमें कैलकुलस, इतिहास की तारीखें और साइंस के फॉर्मूले तो बहुत अच्छे से रटा देते हैं, लेकिन जब बात कैपिटल एलोकेशन या पैसों के मैनेजमेंट की आती है तो एकदम सन्नाटा होता है। ये एक ऐसी विडंबना है जो अगर आप देखें तो लगभग हर समाज में गहराई तक बैठी हुई है। हमारी एजुकेशन सिस्टम हमें एक बेहतरीन कर्मचारी बनना तो सिखाती है, काम कैसे करना ये तो बता दिया एकदम, लेकिन उस कमाई गई संपत्ति का प्रबंधन कैसे किया जाए ये कभी नहीं बताया जाता। ज्ञान तभी वास्तव में मूल्यवान होता है जब हम उसे समझें और फिर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करें, वरना वित्तीय समझ के बिना तो ज्यादा कमाने वाले भी कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। ठीक है, तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। आज हम जिस विषय पे डीप डाइव कर रहे हैं उसके स्रोत वंदना वर्मा की किताब द बिग बुक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी फॉर टीनेजर्स के नोट्स और अंश है। हाँ, और हालांकि इसके टाइटल में टीनेजर्स शब्द है। वही तो, जब मैंने नोट्स को पढ़ा तो मुझे लगा कि ये उन बुनियादी वित्तीय सिद्धांतों का ब्लूप्रिंट है जो शायद 40 या 50 साल के वयस्कों को भी ठीक से नहीं पता होते। हमारा मकसद आज इन स्रोतों से उन मेंटल मॉडल्स को डिकोड करना है जो पैसे के असली काम करने के तरीके को समझाते हैं। बिल्कुल, और इस चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ये केवल कुछ नियमों की लिस्ट नहीं है। अच्छा, तो फिर ये क्या है? ये पैसे को देखने के हमारे नजरिए को पूरी तरह से बदलने के बारे में है। मेरा मानना है कि अगर हम शुरुआत से ही गलत धारणाओं के साथ चल रहे हैं तो कोई भी स्प्रेडशीट या फाइनेंस ऐप हमारी मदद नहीं कर सकती। यहीं से मुझे स्रोत का सबसे पहला और सबसे बुनियादी विचार याद आता है। किताब इस बात पर बहुत जोर देती है कि हम पैसे को कैसे परिभाषित करते हैं। हाँ, पैसा क्या है असल में? हाँ, ज्यादातर लोग पैसे को अपनी कड़ी मेहनत के एक इनाम के रूप में देखते हैं जिसे उन्हें खर्च करने का पूरा अधिकार है। लेकिन लेखक का तर्क है कि पैसा कोई इनाम नहीं है, यह सिर्फ एक टूल है, एक साधन है। एक टूल, जैसे नोट्स में वो हथौड़े वाला उदाहरण है ना? बिल्कुल, एक हथौड़ा अपने आप में न तो अच्छा है और न ही बुरा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसका उपयोग एक मजबूत घर बनाने के लिए कर रहे हैं या अपनी ही उंगलियों को कुचलने के लिए। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इंसान का पैसे के साथ जो जुड़ाव है वो पूरी तरह से भावनात्मक है। हम पैसे को अपनी पहचान मान लेते हैं, अपनी सोशल स्टेटस और सफलता का पैमाना। हाँ, और जब आप पैसे को एक भावनात्मक चश्मे से देखते हैं तो आप लॉजिकल फैसले नहीं ले पाते। लेकिन जब आप इसे एक निर्जीव टूल या एक कच्चे माल के रूप में देखना शुरू करते हैं, जैसे कि कोई बढ़ई लकड़ी को देखता है, एकदम सही एनालॉजी है, तब आपका पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। तब आप ये नहीं सोचते कि मैं इस पैसे से क्या खरीद सकता हूं, बल्कि आप ये सोचते हैं कि मैं इस टूल का उपयोग करके अपने लिए क्या निर्माण कर सकता हूं। लेकिन एक बात बताइए, अगर ये सिर्फ एक टूल है तो लोग अक्सर बजट बनाने के नाम से इतना घबराते क्यों हैं? मैंने अक्सर देखा है कि बजट का नाम सुनते ही लोगों को लगता है कि उन्हें किसी पिंजरे में कैद किया जा रहा है। हाँ, क्योंकि वो इसे एक पाबंदी की तरह देखते हैं। किताब में तो कहा गया है कि बजट बनाना दरअसल अपने पैसों को आदेश देना है। लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि इंसान स्वभाव से ही किसी भी तरह के प्रतिबंध का विरोध करता है? यह एक बहुत ही स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है। लोग बजट को एक सजा के रूप में देखते हैं, जैसे कि वे खुद को किसी चीज से वंचित कर रहे हों, जिसे डाइटिंग करना। बिल्कुल, डाइटिंग जैसा ही। लेकिन अगर हम उसी हथौड़े वाले तर्क पर वापस जाएं, तो एक इमारत बिना किसी नक्शे या ब्लूप्रिंट के नहीं बन सकती। बजट वास्तव में वह ब्लूप्रिंट है। मतलब ये एक जीपीएस की तरह है जो पैसों को दिशा दिखाता है। एकदम सटीक। ये आपको बांधता नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करता है कि आपके सीमित संसाधन यानी आपका पैसा उन जगहों पर काम कर रहे हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। जब लोग बिना बजट के चलते हैं तो वे पैसे के प्रति सिर्फ रिएक्टिव होते हैं। वो सिर्फ आने वाले बिलों पर प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं। हाँ, जबकि बजट उन्हें प्रोएक्टिव बनाता है। मैं इस रिएक्टिव बनाम प्रोएक्टिव वाले विचार को थोड़ा चुनौती देना चाहती हूँ। किताब में बचत का एक नया गणित पेश किया गया है जो कहता है कि पुराना तरीका पूरी तरह से गलत है। पुराना तरीका यानी आय में से खर्च घटाकर जो बचे उसे बचाना। हाँ, सफल लोगों का मॉडल किताब में अलग बताया गया है। इनकम माइनस सेविंग इक्वल स्पेंडिंग,
यानी आय में से पहले बचत निकालो और फिर जो बचे उसे खर्च करो। पे योरसेल्फ फर्स्ट। थ्योरी में तो ये बहुत लॉजिकल लगता है, लेकिन जब हम आज की दुनिया की बात करते हैं, जहां महंगाई लगातार बढ़ रही है, घरों का किराया आसमान छू रहा है और बुनियादी जरूरतें ही आय का एक बड़ा हिस्सा निगल जाती हैं, तो क्या सबसे पहले बचत निकाल लेना प्रैक्टिकल है? ये सवाल अक्सर उठता है। मतलब क्या ये गणित से ज्यादा एक प्रिविलेज या विशेषाधिकार नहीं लगता? ये एक बहुत ही वाजिब आलोचना है और सतह पर देखने पर ऐसा ही लगता है, लेकिन अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये पूरी तरह से बिहेवियरल इकोनॉमिक्स और हमारे मनोविज्ञान का मामला है। मनोविज्ञान कैसे? आपने शायद पार्किंसंस लॉ के बारे में सुना होगा, जो कहता है कि कोई भी काम उतने ही समय में फैल जाता है जितना समय उसे पूरा करने के लिए दिया जाता है। हाँ, जैसे स्कूल के असाइनमेंट, अगर 1 महीना मिले तो 1 महीना लगता है और 1 दिन मिले तो 1 दिन में हो जाता है। बिल्कुल। और पैसे के मामले में भी ठीक यही होता है। हमारा खर्च हमारी उपलब्ध आय के अनुसार फैल जाता है। मतलब अगर मेरी सैलरी अचानक 20% बढ़ जाए तो रहस्यमय तरीके से मेरे खर्चे भी 20% बढ़ जाएंगे। हाँ, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो अतिरिक्त पैसा कहाँ गया। अरे बाप रे! इसे ही लाइफस्टाइल क्रीप कहा जाता है। जब आप पहले बचत निकाल लेते हैं तो आप जानबूझकर अपने लिए एक कृत्रिम कमी या आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी पैदा करते हैं। अच्छा, दिमाग को बेवकूफ बनाने वाली बात है। एक तरह से हाँ, हमारा दिमाग बहुत ही अडेप्टेबल होता है। जब उसे पता चलता है कि अब खर्च करने के लिए केवल 80% पैसा ही बचा है, तो वो अवचेतन रूप से उन खर्चीली आदतों को काटना शुरू कर देता है जो गैर जरूरी थी। तो ये कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ अपने दिमाग को सीमित संसाधनों में प्राथमिकताएं तय करने का एक तरीका है। एकदम सही। मुश्किल समय में या हाई इन्फ्लेशन में भी ये आदत आपको उन गैर जरूरी खर्चों को पहचानने में मदद करती है जो शायद आप वैसे नहीं देख पाते। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि चलिए हमने पैसे को बचाना तो सीख लिया, लेकिन केवल पैसे को बचाकर रखना ही काफी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। स्रोत इस बात पर बहुत स्पष्ट है कि कैश को बस ऐसे ही छोड़ देना वास्तव में पैसे खोने के बराबर है, क्योंकि महंगाई उसकी परचेजिंग पावर को खा जाती है। धीरे धीरे उसकी कीमत घटती रहती है। हाँ, और यहीं पर निवेश और कंपाउंडिंग का तंत्र सामने आता है। अब कंपाउंडिंग को समझाने के लिए अक्सर लोग वो पेड़ और बीज का घिसा पिटा उदाहरण देते हैं, जो मुझे लगता है कि इसके असली गणितीय प्रभाव को कम कर देता है। तो आप इसे कैसे देखते हैं? अगर हम इसे एक फिजिक्स के नजरिए से देखें तो कंपाउंडिंग असल में एक बर्फ के पहाड़ पर एक छोटे से स्नोबॉल को लुढ़काने जैसा है। स्नोबॉल इफेक्ट। हाँ, जो पैसा आप लगाते हैं वो उस स्नोबॉल का शुरुआती आकार है। जिस ढलान पर वो लुढ़क रहा है, वो ढलान असल में ब्याज दर या रिटर्न का प्रतिशत है। और ढलान की लंबाई? वही तो सबसे क्रिटिकल फैक्टर है। वो ढलान की लंबाई असल में समय है। अगर ढलान छोटी है तो चाहे ढलान का एंगल कितना भी तीखा क्यों न हो, स्नोबॉल बड़ा नहीं होगा। ये बहुत ही सटीक और मैकेनिकल एनालॉजी है। और इस स्नोबॉल एनालॉजी में जो गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी है, वही असल में पैसे का खुद पैसा कमाना है। बिल्कुल। जब लोग कहते हैं कि निवेश केवल अमीरों के लिए है, तो वे वास्तव में स्नोबॉल के शुरुआती आकार पर फोकस कर रहे होते हैं। हाँ, उन्हें लगता है कि जब तक लाखों रुपए नहीं होंगे इन्वेस्ट करने का क्या फायदा। वे सोचते हैं कि जब तक उनके पास एक विशाल स्नोबॉल नहीं होगा, तब तक उसे लुढ़काने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन वे ढलान की लंबाई यानी समय की ताकत को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि उनके पास सबसे लंबी ढलान मौजूद है। बिल्कुल। ये समय का फायदा है जो किसी भी छोटे निवेश को बड़े कॉर्पोरेट बोनस से ज्यादा ताकतवर बना सकता है। जब आपका अर्जित ब्याज वापस मूलधन में जुड़कर अगली बार और भी बड़ा ब्याज पैदा करता है, तो वृद्धि एक सीधी रेखा में नहीं होती। मतलब 1 + 1 2 नहीं होता। नहीं, ये घातांकीय या एक्सपोनेंशियल वक्र में बढ़ता है। ये मानव मस्तिष्क के लिए समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम आमतौर पर एक लीनियर तरीके से सोचते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8। जबकि कंपाउंडिंग काम करती है 2, 4, 16, 256 के रूप में। एकदम सही। और यही वो जादू है जो लंबे समय में वेल्थ क्रिएट करता है। लेकिन जब हम इस पूरी प्रक्रिया यानी बचत, बैंकिंग और निवेश को आज के आधुनिक डिजिटल परिदृश्य में रखते हैं, तो एक बिल्कुल नया आयाम खुल जाता है। आप डिजिटल पेमेंट्स की बात कर रही हैं? हाँ,
किताब का एक बड़ा हिस्सा डिजिटल दुनिया की जिम्मेदारियों और खतरों पर केंद्रित है। हम आज एक कैशलेस समाज में जी रहे हैं। यूपीआई, क्यूआर कोड और फोन पर बस एक टैप से होने वाले भुगतान हमारी वास्तविकताएं हैं। सुविधा बहुत बढ़ गई है। सुरक्षा के लिहाज से स्रोत ये तो बताता ही है कि ओटीपी शेयर न करें, मजबूत पासवर्ड रखें, लेकिन मेरे दिमाग में एक अलग तरह का सवाल आ रहा है। क्या? तकनीक ने लेन देन से घर्षण या फ्रिक्शन को पूरी तरह से हटा दिया है। हाँ, सब कुछ इंस्टेंट हो गया है। पहले जब हम 100 रुपए का एक कड़क नोट अपनी जेब से निकालकर किसी को देते थे तो हमारे दिमाग को एक मनोवैज्ञानिक नुकसान महसूस होता था, जिसे पेन ऑफ पेइंग कहा जाता है। पैसा हाथ से जाते हुए दिखता था। बिल्कुल। आज एक स्क्रीन को स्वाइप करने में कोई दर्द नहीं होता। क्या ये फ्रिक्शनलेस तकनीक जानबूझकर हमारी वित्तीय अनुशासन की उस ढाल को नहीं तोड़ रही है जिसके बारे में हमने अभी बात की? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठता है, और वो है सिस्टम के डिजाइन और हमारे व्यवहार के बीच का टकराव। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मतलब ये जानबूझकर किया गया है। देखिए, फिनटेक कंपनियों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने अरबों रुपए सिर्फ इस बात पर खर्च किए हैं कि आपके सोचने और भुगतान करने के बीच के समय को कैसे कम किया जाए। 1 क्लिक चेकआउट। हाँ, जब घर्षण शून्य हो जाता है तो खरीदारी एक लॉजिकल डिसीजन से ज्यादा एक इम्पल्सिव रिफ्लेक्स बन जाती है। आपको बस एक नोटिफिकेशन आता है और अगले सेकंड पैसा अकाउंट से बाहर। तो फिर इसका समाधान क्या है? डिजिटल सुरक्षा केवल ये सुनिश्चित करने के बारे में नहीं है कि कोई हैकर आपका पासवर्ड ना चुरा ले। ये इस बारे में भी है कि आप अपने खुद के व्यवहार से अपनी संपत्ति की रक्षा कैसे करते हैं। खुद से खुद की रक्षा। जब किताब डिजिटल जिम्मेदारी की बात करती है तो इसका एक गहरा अर्थ ये भी है कि आपको जानबूझकर अपने वित्तीय जीवन में थोड़ा घर्षण वापस लाना होगा। जैसे कि कोई उदाहरण? उदाहरण के लिए, अपने कार्ड्स को शॉपिंग एप्स पर सेव न करना। ताकि हर बार आपको कार्ड नंबर खुद टाइप करना पड़े। बिल्कुल। वो अतिरिक्त 1 मिनट आपके तर्कसंगत दिमाग को जगाने के लिए काफी होता है कि क्या आपको वास्तव में उस चीज की जरूरत है। ये बहुत ही शानदार है। यानी हमें अपनी वित्तीय सुरक्षा के लिए खुद ही स्पीड ब्रेकर्स बनाने होंगे, क्योंकि दुनिया तो यही चाहती है कि हम पूरी रफ्तार से बिना सोचे समझे खर्च करते रहें। सही कहा। सिस्टम आपकी सुविधा के लिए है, लेकिन नियंत्रण आपके हाथ में होना चाहिए। अब जब हमने खर्च को कंट्रोल करने, बचत को अनुशासित करने और निवेश की लंबी ढलान तैयार करने पर बात कर ली है, तो एक आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बचता है। इनकम बढ़ाना। हाँ, आय के प्रवाह को बढ़ाना। स्रोत में उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप और सफलता की छोटी आदतों को लेके एक बहुत ही स्पष्ट दृष्टिकोण है। किताब सिर्फ नौकरी करने से आगे बढ़कर खुद अवसर पैदा करने की मानसिकता पर जोर देती है, और ये बहुत जरूरी भी है। लेकिन दिक्कत ये है कि जब हम एंटरप्रेन्योर शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर किसी स्टार्टअप फाउंडर या किसी बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर की तस्वीर आती है। और यही वो जगह है जहाँ ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। हाँ, उन्हें लगता है कि ये उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि वो उद्यमिता को एक बहुत बड़े जोखिम या किसी खास टैलेंट के रूप में देखते हैं। लेकिन स्रोत में जिस उद्यमिता की बात की गई है वो कोई जॉब टाइटल नहीं है। ये असल में एक इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब काम करने का एक तरीका। हाँ, ये एक समस्या समाधान का नजरिया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक ट्रेडिशनल नौकरी भी कर रहा है तो भी वो एक उद्यमी मानसिकता रख सकता है? 100%। एक उद्यमी वास्तव में करता क्या है? वो कुछ नया बनाता है। हाँ, लेकिन कैसे? वो अपने आसपास की दुनिया में होने वाले घर्षण या इनएफिशिएंसी को देखता है और उसे ठीक करने का एक तरीका खोजता है। समस्याओं को पहचानना। बिल्कुल। ये एक छोटी सी फ्रीलांस सर्विस हो सकती है, कोई ऑनलाइन काम हो सकता है, या यहाँ तक कि अपनी वर्तमान नौकरी में किसी पुरानी प्रक्रिया को बेहतर बनाना हो सकता है। ये सिर्फ वैल्यू क्रिएशन के बारे में है। मतलब जहाँ आप वैल्यू ऐड करेंगे वहाँ पैसा अपने आप आएगा। एकदम सही। अमीर बनने का राज एक दिन अचानक कोई बड़ा छक्का मारने में या लॉटरी जीतने में नहीं है। ये हर दिन की छोटी, उबाऊ और व्यवस्थित आदतों में छिपा है। उबाऊ आदतें, जैसे कि अपने खर्चों को ट्रैक करना। हाँ, अपने खर्चों को ट्रैक करना, लगातार नई स्किल सीखते रहना, बाजार की समस्याओं को समझना और उन समस्याओं को हल करने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करना। यह तो एक पूरे इकोसिस्टम की तरह लग रहा है। ये एक ऐसा चक्र है जो आपकी आय के नए साधन पैदा करता है, और फिर उस नई आय को आप अपने सुरक्षित, बजट वाले और निवेश किए गए स्नोबॉल सिस्टम में डाल सकते हैं। ये सारी चीजें आपस में बहुत खूबसूरती से जुड़ रही हैं। मतलब अगर हम इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ पिरोएं तो सबसे पहले हमें पैसे को एक भावनात्मक बोझ की बजाय एक टूल के रूप में देखना है। हाँ, एक हथौड़े की तरह। फिर
पार्किंसंस लॉ को मात देने के लिए आय मिलते ही सबसे पहले बचत को हटाकर एक कृत्रिम सीमा बनानी है। पे योरसेल्फ फर्स्ट। उसके बाद उस बचाए गए पैसे को निवेश की लंबी ढलान पर लुढ़काना है ताकि समय और गतिज ऊर्जा अपना काम कर सकें। स्नोबॉल इफेक्ट का पूरा फायदा उठाना है। साथ ही डिजिटल दुनिया के फ्रिक्शनलेस खर्चों से बचने के लिए अपने खुद की मानसिक स्पीड ब्रेकर्स लगाने हैं और अंत में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मानसिकता के जरिए आय के नए रास्ते खोलने हैं। बिल्कुल। और इन सभी चीजों को एक साथ मिलाने पर जो चीज उभर कर आती है वो है वास्तविक वित्तीय साक्षरता, जो स्कूलों में नहीं सिखाई जाती। लाइक अभ्यास है। जब आप इन तंत्रों को समझ लेते हैं तो आप सिस्टम के गुलाम नहीं रहते, बल्कि सिस्टम आपके लिए काम करने लगता है। ये बहुत ही सटीक बात है। और अगर हम आज के इन स्रोतों से सबसे गहरी सीख निकालें तो वो यही है कि पैसे के पीछे मत भागिए, बल्कि पैसे के काम करने के तरीके को समझिए। एकदम सही। फाइनेंशियल लिटरेसी कोई एक्स्ट्रा स्किल नहीं है जिसे बस फुर्सत में सीखा जाए। ये इस जटिल आधुनिक अर्थव्यवस्था में नेविगेट करने का प्राथमिक तरीका है। जो गलतियां अज्ञानता में पहले हो चुकी हैं, उन्हें आज इन ठोस और तार्किक आदतों से सुधारा जा सकता है। शुरुआत करने की कोई सही उम्र नहीं होती, बस आज से ही शुरू करना जरूरी है। सही कहा। तो जाते जाते हम सभी को एक विचार के साथ छोड़ना चाहेंगे। हमने शुरुआत में बात की थी कि कैसे हमारी शिक्षा प्रणाली हमें कैलकुलस और इतिहास तो सिखाती है, लेकिन पैसों का मैनेजमेंट नहीं। जो कि एक बहुत बड़ी कमी है। हाँ, तो जरा सोचिए, अगर ये ढांचा बदल जाए, अगर हर स्कूल पहली कक्षा से ही बच्चों को पैसे का मनोविज्ञान, कैपिटल एलोकेशन और वैल्यू क्रिएशन के ये बुनियादी सिद्धांत सिखाने लगे, तो आज से 20 साल बाद हमारी पूरी अर्थव्यवस्था और हमारे समाज का ढांचा कैसा दिखाई देगा? क्या तब समाज में गरीबी, संसाधनों की कमी और जीवन भर चलने वाले कर्ज के जाल की परिभाषा ही हमेशा के लिए बदल जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक पूरी पीढ़ी के भविष्य से जुड़ा है और श्रोताओं के लिए ये सोचने का एक बहुत अच्छा विषय है। आज की हमारी इस डीप डाइव में बस इतना ही। इन जटिल और अहम विषयों पर नए नजरिए के साथ फिर मिलेंगे।